In Bohr atomic model, we have discussed 4 to 5 postulates that center of the atom is nucleus or electrons revolve around. इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ एक फिक्स्ड एनर्जी से रिवॉल्व करते हैं और उनकी एनर्जी ना एमिट होती है ना एब्जॉर्ब होती है। सिर्फ वही ऑर्बिट्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। उसके बाद हमने कुछ और भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स है और वो फिक्स एनर्जी से ही मूव करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब तभी करेंगे व्हेन दे हैव टू मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर एनर्जी लेवल। जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पर मूव करते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। कितनी एब्जॉर्ब करेंगे? जितनी जितनी भी एनर्जी डिफरेंस होगा वन एनर्जी लेवल टू अदर एनर्जी लेवल, इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगी। इसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन अगर एक रिस्पेक्टिव ऑर्बिट 1 में या 2 में है तो उसकी एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था किसका? बोर का। He has given the formula to calculate the energy of electron और वो था -RH अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पर -RH अपॉन n स्क्वायर, जिसमें RH की वैल्यू है -2.18 इंटू 10 टू पावर -18 जूल। और माइनस साइन इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा कम होती है फ्री इलेक्ट्रॉन से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर होता है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रेजेंट है वो हमेशा एक इन्फ्लुएंस में रहता है अट्रैक्शन के न्यूक्लियस के, इसी वजह से उसकी एनर्जी लेस देन 0 होती है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है, लेकिन एटम के अंदर न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस की वजह से इसकी एनर्जी 0 से कम हो जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। आज हम अब डिस्कस करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो अचीवमेंट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल का सबसे पहला पॉइंट है कि बोर डिस्कस्ड स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि अब तक किसी भी एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया गया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि स्टेबिलिटी डिस्क्राइब की। क्या स्टेबिलिटी डिस्क्राइब की? बोर एटॉमिक मॉडल ने स्टेबिलिटी डिस्क्राइब की कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में मूव करते वक्त अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, उसकी एनर्जी स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन अगर एक फर्स्ट एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है तो ये किसी भी कंडीशन में एनर्जी लूज नहीं करेगा, ये स्टेबल है, फिक्स्ड है, रिवॉल्व कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस और किसी भी कंडीशन में ये एनर्जी लूज नहीं करेगा व्हाइल रिवॉल्विंग इन इट्स ओन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा तभी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में तो ही वो एनर्जी एमिट करेगा। और ये थी रेडिएशन थ्योरी जो बोर ने दी, और ये प्रूव करता है कि जब एनर्जी फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते वक्त एनर्जी लूज नहीं कर रहा, इसका मतलब कि एटम स्टेबल है। तो वेरी फर्स्ट अचीवमेंट, ये सबसे पहला अचीवमेंट है, ऐसे आप लिख भी सकते हैं कि बोर हैज एक्सप्लेन्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सबसे अच्छा और सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि ही वाज एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरा क्या है? बोर थ्योरी। अब नेक्स्ट अचीवमेंट, बोर हैज गिवन बामर्स फॉर्मूला। इसे हम पढ़ भी चुके हैं लेकिन एक बार फिर से बताएं कि बोर ने जो दूसरा अचीवमेंट है वो दूसरा अचीवमेंट है बामर्स फॉर्मूले का। बामर्स फॉर्मूला कुछ और नहीं, सेम फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि -RH अपॉन n स्क्वायर, मतलब E इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू पावर -18 अपॉन n स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर इसी फॉर्मूले को बामर्स फॉर्मूले का नाम दिया है, जिससे हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में हो,
उसकी एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। इंपॉर्टेंट नोट, बट इट इज एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम आगे भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो क्या है? मींस वी कैन कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट। मतलब ये कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा लोअर से हायर जाने में, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सेम थिंग, यूजिंग द सेकेंड और थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर जाने में? एनर्जी लेवल हायर का यानी कि फाइनल, और लोअर इनिशियल। तो F का मतलब वो एनर्जी लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन को जाना है, और इवन I का मतलब वो एनर्जी लेवल जहां से जाना है। सपोज इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना है एनर्जी लेवल 1 से 3 में, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा E3 माइनस E1, और E की एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ही ली है RH अपॉन n स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा RH अपॉन n3 माइनस 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 फिर से RH अपॉन n1 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हम n3 स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया कि बामर्स फॉर्मूला यूज करते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर। तो डेल्टा ई हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डेल्टा ई वो एनर्जी है जो चाहिए, डेल्टा ई वो एनर्जी है जो चाहिए। तो डेल्टा ई जब वो एनर्जी है जो चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? EF माइनस EI, जिस एनर्जी लेवल में जाना है वो EF है, जहां से जाना है वो EI है। सपोज एनर्जी लेवल 3 है एक्साइटेड स्टेट हायर, और 1 से जाना है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, और अगर 2 से 5 में जाना है तो हो जाएगा E5 माइनस E2। और यहाँ पर हमने एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, वो क्या है? E माइनस E इज इक्वल टू माइनस RH अपॉन n स्क्वायर, जहां पर n है एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर ये हो गया डेल्टा E। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? हायर एनर्जी लेवल E3, E3 की जगह आएगा माइनस RH अपॉन 3 स्क्वायर, और E1 की जगह आएगा माइनस माइनस RH अपॉन 1 स्क्वायर। यानी कि इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन जनरल फॉर्मूला आया कि डेल्टा E इज इक्वल टू RH कॉमन हो जाएगा, RH विल बी कॉमन, माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो RH विल बी कॉमन विद पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा इनिशियल माइनस माइनस। मतलब जो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने इनिशिएट किया वो ये था, माइनस RH अपॉन NF स्क्वायर माइनस माइनस RH अपॉन NI स्क्वायर। तो जब माइनस साइन हम कॉमन लेंगे और RH कॉमन लेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू RH 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। NI लोअर एनर्जी स्टेट और NF हायर एनर्जी स्टेट। सो दिस इज बार्मर्स फॉर्मूला, जिसको यूज करते हुए हम डेल्टा E कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी से हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको डेल्टा ई मालूम है तो फिर आप प्लैंक्स फॉर्मूला लगा लीजिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा या h न्यू। तो डेल्टा ई अगर पता है तो हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कि इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें डेल्टा ई का पता लग गया, और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या गेन या लूज हुई है एक्साइटेशन में या ग्राउंड स्टेट वापस आने में, वो डेल्टा ई से मिल गई, और वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो हम प्लैंक्स फॉर्मूले से इक्वेट करके कैलकुलेट
कर सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। डेल्टा हमने यहाँ से कैलकुलेट किया और यहाँ पे h कांस्टेंट है, न्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हम वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव नंबर इज 1 अपॉन लैम्डा। डेल्टा ही हमें कैलकुलेट किया हुआ है, h हमारा कांस्टेंट है, c हमारा कांस्टेंट है, लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू पता होगी, हम वेव नंबर भी उस एनर्जी लेवल का कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। तो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट हो गया स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सेकेंड हो गया बामर्स फॉर्मूला और थर्ड अचीवमेंट हो गया बोर हैज गिवन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि बामर्स फॉर्मूले के जरिए ये पता लगा कि कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हायर में जाने में, यानी कि एक्साइटेशन में, या कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हायर से लोअर आने में, दैट वी कैन कैलकुलेट यूजिंग बामर्स फॉर्मूला। जो बामर्स फॉर्मूला यूज करते हुए हम ये यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अचीवमेंट की। बोर का नेक्स्ट अचीवमेंट क्या है? बोर का नेक्स्ट अचीवमेंट है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अचीवमेंट बोर एटॉमिक मॉडल का, बोर एटॉमिक मॉडल का अचीवमेंट ये है कि बोर ने फॉर्मूला डिराइव किया सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जब वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में हो। यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 1 में है तो उसकी क्या एनर्जी होगी, 2 में है तो उसकी क्या एनर्जी होगी और 3 में है तो उसकी क्या एनर्जी होगी। तो वो फॉर्मूला हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, वो वही है -2.18 into 10 to power -18 अपॉन n स्क्वायर, जहां पर n नंबर ऑफ ऑर्बिट है जिसमें वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा है या रह रहा है या रिवॉल्व कर रहा है। ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम एटम के लिए बात हुई। लेकिन हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आयंस यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिंगल इलेक्ट्रॉन आयन की भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर ये फॉर्मूला आयन के लिए है तो आयन के लिए इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय Z और Z का मतलब है एटॉमिक नंबर। जैसे हीलियम आयन, अगर हीलियम आयन के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हीलियम आयन है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर हमें सेकेंड शेल की कैलकुलेट करनी है तो n की वैल्यू हो गई 2, लेकिन आयन की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है इसलिए इस फॉर्मूले को हम Z से मल्टीप्लाई कर देंगे, Z जिसमें एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम आयन होगा। तो ये तो हो गई जूल पर एटम के लिए। अगर यही यानी कि ये फॉर्मूला हमारा जूल पर एटम के लिए है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आपका कैलकुलेट करने के लिए आए कि किलो जूल पर मोल कैलकुलेट करिए, तब हम इसको कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 1 - 1312 अपॉन n स्क्वायर। यानी कि ये हमारा जूल पर एटम था ये फॉर्मूला। 2.18 into 10 to power -18 ये क्या था? जूल में। लेकिन इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय 10 to power -3। तो इसको मल्टीप्लाई किया 10 to power -3 से। ये था पर एटम को मोल में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपको क्या यूज करना है? मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 to power 23। तो इस जूल पर एटम को जब हम किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करेंगे 10 to power -3 से और मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 10 to power 23 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1312। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटम में कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला लेंगे और आयन में कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लाइड बाय Z। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अचीवमेंट है बोर एटॉमिक मॉडल का वो है हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया। नेगेटिव साइन का एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि क्यों नेगेटिव साइन है इस फॉर्मूले में, क्योंकि हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि हमेशा 0 से कम हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट अचीवमेंट ऑफ बोर इज अबाउट explanation of hydrogen spectrum।
कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने ऑब्टेन किया वो डिसकंटिन्यूअस क्यों है, ये भी बोर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। कैसे कि भाई ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इस तरीके से हमें वेव्स मिली थी कि इस बॉक्स में या एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस फिल्ड थी, ये हाइड्रोजन गैस एनर्जी पे एक्सपोज्ड हुई, ये एनर्जी सोर्स लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी सोर्स हो सकता है, ये लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी, किसी भी एनर्जी का फॉर्म जब इस हाइड्रोजन गैस पे पड़ा तो हाइड्रोजन गैस के हर आटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब। ये जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन था ये एक जैसा नहीं था, कुछ एटम में एक बार में बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो सीधा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से सिक्स्थ और सेवेंथ लेवल पे एक्साइट हो गया, कुछ ने कम एनर्जी एब्जॉर्ब की तो थर्ड लेवल में गया, कुछ ने और कम की तो उन एटम में इलेक्ट्रॉन सेकंड तक ही हुआ, फिर जिनमें इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल तक गया और फिर से एब्जॉर्ब कर ली तो सेकंड से गया हाईएस्ट पे, कुछ में थर्ड से गया हाईएस्ट पे। मतलब ये है कि हर हाइड्रोजन एटम ने अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब की, कुछ ने बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब की तो उनमें इलेक्ट्रॉन एक बार में एक्साइट हो गया हाईएस्ट पे, कुछ ने कम की तो कुछ में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ सेकंड पर, फिर सेकंड के बाद फिर एनर्जी एब्जॉर्ब की तो फिर हाईएस्ट से गया। तो इस तरीके से जो एब्जॉर्प्शन था वो एक डेफिनेट वेवलेंथ का था, लेकिन इसकी वजह से जो एक्साइटेशन हुआ ईच एटम में वो अलग था। जब एक्साइटेशन अलग था तो जब ग्राउंड लेवल होगा वो ग्राउंड लेवल पे आने पे एमिशन भी अलग हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से हाईएस्ट पर गया था उनमें एमिशन जो वेवलेंथ की होगी वो ग्राउंड पर ही हो। तो कुछ एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से हाईएस्ट यानी कि सेवेंथ पर गया, सिक्स में गया तो सेवेंथ से सीधे सिक्स पर आया, कुछ में ग्राउंड से फोर्थ पर गया तो फोर्थ से फर्स्ट पर आया, थर्ड से फर्स्ट पर आया। मतलब फर्स्ट से जहां भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से जिस भी एटम में एक्साइट हुआ, कि जिन एटम्स में यानी कि यहाँ बहुत सारे हाइड्रोजन एटम थे तो जिन एटम्स में ग्राउंड लेवल से हायर पर गया उनमें एमिशन भी ग्राउंड लेवल पर हो। कुछ एटम्स की वेवलेंथ हाईएस्ट सेवन से फर्स्ट पर आई, कुछ में फोर्थ से फर्स्ट पर आई लेकिन एमिशन ग्राउंड पर। कुछ एटम में ग्राउंड लेवल सेकंड था तो वो सेकंड पे वापस आई, सेवन से सेकंड पे, थर्ड से सेकंड पे, फोर्थ से सेकंड पे। तो जिनमें ग्राउंड लेवल पर एमिशन हुआ उन सभी वेवलेंथ को लेमन सीरीज का नाम दिया और वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जिनमें एमिशन सेकंड पर आया यानी कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे सारे इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल पर आ रहे हैं, ये आई बार्मर सीरीज और ये विजिबल रेंज में। कुछ एटम्स में ग्राउंड लेवल थर्ड था तो थर्ड पर आई, उन सारे ग्रुप को पाश्चन कहा, जिनमें फोर्थ पर आई वो ब्रैकेट आई और जिनमें फिफ्थ पर आई वो फुल और इसके बियॉन्ड इनविजिबल आ गया यानी कि हमें स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं मिली। तो यहाँ पर हाईएस्ट से ग्राउंड लेमन, हायर टू ग्राउंड लेवल टू बार्मर, हायर टू ग्राउंड लेवल थ्री पाश्चन और इसी तरीके से ग्राउंड लेवल फोर पर आ रही है तो ब्रैकेट और ग्राउंड लेवल फाइव पर आ रही है तो फुल। और इस पूरी स्पेक्ट्रल लाइंस को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम दिया और ये एक्सप्लेन हो गया कि एमिशन अलग अलग ग्राउंड लेवल पर था, इसीलिए ये ग्रुप ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ सेपरेटेड थी, डिसकंटिन्यूअस थी और इन्हें एमिशन स्पेक्ट्रम का नाम दिया। तो इस तरीके से बोर ने एक 4 अचीवमेंट के साथ अपना एटॉमिक मॉडल कंप्लीट किया। सबसे पहले स्टेबिलिटी, फिर बार्मर्स फॉर्मूला, फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिर हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया। इसके साथ रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बारे में भी बताया कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका भी फॉर्मूला बोर एटॉमिक मॉडल में मिला। लेकिन फिर भी बोर को सक्सेस क्यों नहीं मिली? क्योंकि सबसे बड़ा लिमिटेशन जो इनका था या ड्रॉबैक था वो इनका सिस्टम ही था। सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि जितने भी पॉस्टुलेट्स और सक्सेस और अचीवमेंट जो बोर ने एक्सप्लेन किया वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सिस्टम के लिए, यानी कि सबसे पहला ड्रॉबैक कि सारे पॉस्टुलेट्स और सारे अचीवमेंट्स इज एप्लीकेबल ओनली टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो कोई भी पॉस्टुलेट एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिला, ये एमिशन स्पेक्ट्रम मिला, इस एमिशन स्पेक्ट्रम को जब फर्दर एनर्जी सोर्स के
एक्सपोज किया गया तो ईच स्पेक्ट्रल लाइन फिर डिवाइड हो गई, मतलब हर स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर एनर्जी सोर्स पे एक्सपोज होने के बाद फर्दर डिवाइड हो गई। ये क्यों हुआ ये भी नहीं बता पाए। उसके बाद जब इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये ईच स्पेक्ट्रल लाइन एमिशन की डिवाइड हो गई, यानी कि जैसे कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर डिवाइड हुई तो उसे कहा स्टार्क इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद हर स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर डिवाइड हुई उसे कहा जीमन इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो 3 ड्रॉबैक्स हो गए। इसके साथ शेप ऑफ मॉलिक्यूल का कहीं भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। ड्वेल बिहेवियर जो कि डिस्कवर हो चुका था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ड्वेल बिहेवियर रखती हैं, इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है ये भी ड्वेल बिहेवियर रखता है, लेकिन फिर भी कहीं भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो क्या क्या ड्रॉबैक थे? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर डिवाइड होती है यानी कि जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो इनका स्प्लिटिंग थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, शेप ऑफ मॉलिक्यूल का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं था, और ड्वेल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि डी ब्रॉगली इक्वेशन और हेजनबर्ग डिस्कवर हो चुके थे प्रिंसिपल, तब भी कोई भी एक्सप्लेनेशन बोर एटॉमिक मॉडल में नहीं था, और इन सारे ड्रॉबैक्स की वजह से बोर एटॉमिक मॉडल वाज डिस्कार्डेड। और इसी के साथ अब बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी को हम फर्दर लिमिटेशंस डिस्कस कर चुके हैं और यहीं पर इनका ये ड्रॉबैक की वजह से डिस्कार्ड हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डी ब्रॉगली इक्वेशन, दैट विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट।